हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है K2Cr2O7 KCl प्लस H2SO4 ये तीनों अभिक्रिया करके CrO2Cl2 YKHSO4 और ZH2O बनाता है। तो बोल रहा है समीकरण संतुलित होती है जब सबका वैल्यू पुट किया गया है। किसका वैल्यू क्या होगा, ए बी सी एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे हमें बताना है समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा, मुख्य अवधारणा हो गया संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण किसको बोलते हैं, जब दोनों तरफ सभी अणुओं की संख्या, सभी परमाणुओं की संख्या समान हो तो उस समय उसको संतुलित समीकरण कहते हैं। और समीकरण को संतुलन करने के लिए दो तीन तरीका का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो उसमें सबसे फेमस तरीका जो होता है ये बोलते हैं एबीसी तरीका। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो एबीसी लिया गया है उसके हिसाब से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए समझते हैं। चलिए, क्या है, समीकरण दिया हुआ है K2Cr2O7 प्लस KCl प्लस H2SO4। ये अभिक्रिया करने के फलस्वरूप बनाता है CrO2Cl2 प्लस KHSO4 प्लस वाटर। ठीक है, इसके X, इसके Y और इसके Z मूल बनते हैं, इसके A मूल, B मूल और इसके C मूल थे। तो चलिए समझते हैं, अगर K के लिए अगर हम लोग एक इक्वेशन लिखते हैं तो K के लिए इक्वेशन अगर देखा जाए तो 2K का कितना मौजूद है, 2 इंटू ए प्लस बी। तो इसको लिख सकते हैं 2A प्लस बी। और चूंकि हम लोग एक और द्रव्यमान संरक्षण का नियम जानते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम था क्या कि अभिक्रिया के पहले जितनी द्रव्यमान ली जाती है अभिक्रिया के बाद भी उतनी ही द्रव्यमान बनती है। तो अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान ये है के का, और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अभिक्रिया के बाद सिर्फ वाई के पास प्रेजेंट है तो ये वाई हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग अगर उसी तरह सी आर के लिए लिखें तो सी आर के लिए हम लोग क्या होगा 2A, और सी आर कहीं पे उपलब्ध नहीं है, और दूसरी तरफ में क्या है x, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तीसरा अगर ऑक्सीजन के लिए लिखें तो ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा 7A प्लस, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, इस तरफ में ऑक्सीजन है 4C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीजन इधर कहाँ का हम प्रयुक्त हुए हैं 2x प्लस, यहां पर देखोगे तो 4y प्लस z। ये ऑक्सीजन के लिए ये समीकरण 3 मान लेते हैं। अगर अब के बारे में तो हम लोग पहले से लिख चुके हैं, अब क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा बी। क्लोरीन और कहीं पे यूज नहीं हुआ है, दूसरी तरफ में यूज हुआ है तो उसको बोल सकते हैं 2x। ठीक है, ये हो गया 2x। उसके बाद हम क्लोरीन के बाद हम लोग हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2C इक्वल्स टू, हाइड्रोजन के लिए इस तरफ में देखोगे तो हाइड्रोजन एक Y की जगह पे यूज हुआ है, Z में भी यूज हुआ है तो ये हो जाएगा Y प्लस 2Z। और अगर उसी तरह हम लोग सल्फर के बारे में लिखें तो सल्फर के लिए हो जाएगा C इक्वल्स टू, सल्फर यहाँ पे Y के लिए यूज हुआ है तो Y। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये इक्वेशन 4 हो गया, ये इक्वेशन 5 हो गया, ये इक्वेशन 6 हो गया। माना कि A का वैल्यू क्या है 1 है। अगर A का वैल्यू 1 है तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या दिया हुआ है 2A इक्वल्स टू एक्स। तो 2A का वैल्यू हम लोग 1 मान लिए हैं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू हमारा 2 आ जा रहा है। उसी प्रकार x का वैल्यू जब 2 दिया गया है तो समीकरण 4 में देखोगे तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या हो गया, b इक्वल्स टू 2x है तो b इक्वल्स टू 2, और x का वैल्यू यहाँ पे कितना आया है 2 आया है तो b का वैल्यू कितना आ जा रहा है 4। तो हम लोग ने x का वैल्यू निकाल लिया 2 और b का वैल्यू निकाल लिया 4। अब उसी तरह हम लोग अगर समीकरण 1 में जाएंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 में दिया हुआ है 2A प्लस बी इक्वल्स टू वाई, 2A प्लस बी इक्वल्स टू वाई। तो a का वैल्यू हम लोगों ने 1 माना है और b का वैल्यू अभी हम लोगों ने 4 निकाला था, तो ये y का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। अब उसी तरह अगर समीकरण लास्ट वाले में जाओगे समीकरण 6 में, तो समीकरण 6 से y इक्वल्स टू सी है, तो y का वैल्यू अगर 6 है तो c का भी वैल्यू 6 होगा। उसी तरह अगर हम लोग समीकरण 5 में जाते हैं तो समीकरण 5 से 2C इक्वल्स टू वाई
प्लस 2z, यही है। तो 2c का वैल्यू हम लोग कितना है 6 इक्वल्स टू y का वैल्यू हुई 6 2z, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 2z। तो z का वैल्यू यहां से निकालोगे तो ये 6/2 मतलब कि ये आ जाएगा 3। तो हम लोग सबका वैल्यू निकाल चुके हैं। a का वैल्यू हम लोग ने 1 रखा था, b का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया 4, c का वैल्यू हम लोग का आ गया 6, x का वैल्यू आ गया हमारा 2, y का वैल्यू हमारा आ गया 6 और z का वैल्यू हमारा आ गया 3। इस तरह से ये अगर पुट कर देंगे तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो a हो गया 4, सॉरी a हो गया 1, b हो गया 4, c हो गया 6, x हो गया 2, y हो गया 6 और z हो गया 3। तो ऑप्शन डी में हमारा सही उत्तर दिया गया है। अगर इसको पुट करके देखते हैं समीकरण में सभी चीजें बराबर है या नहीं, तो लिखते हैं K2Cr2O7 प्लस BKCl CH2SO4, तो 4KCl प्लस CH2SO4 6H2SO4 इक्वल्स टू, रिएक्शन करने के बाद जो बन रहा है वो क्या बन रहा है XCrO2Cl, मतलब कि 2CrO2Cl2 प्लस y में क्या बन रहा था KHSO4, तो y का वैल्यू है 6KHSO4 और ZH2O मतलब कि 3H2O ये है। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम 2 है और यहाँ पे 4 है, टोटल 6 पोटेशियम, जो कि यहाँ पे 6 पोटेशियम है। क्रोमियम अगर देखोगे यहाँ पे 2 है तो इस तरफ में भी क्रोमियम 2 है। इस तरफ में ऑक्सीजन की मात्रा गिनते हैं तो ऑक्सीजन 7 और यहाँ पर 24 और 7 31 ऑक्सीजन इस तरफ में है। दूसरी तरफ में अगर जोड़ लें तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाए, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, 7 और 24 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो 31 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। अब के को हम लोग ने जोड़ लिया। क्लोरीन की मात्रा देखें, क्लोरीन इधर 4 है तो इस तरफ में भी क्लोरीन हमारा 2 गुना 2 4 है। हाइड्रोजन देखें तो इस तरफ में 12 है तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन इस तरफ में, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे 12। सल्फर यहाँ पे 6 है तो सल्फर यहाँ पे भी 6 है। इस तरह से हम लोग सभी चीज संतुलित हो रही है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।